वेलकम टू ऑल। न्यूट्रिशन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे विटामिन, और विटामिन ए को हमने डील कर लिया था, और अब अगले विटामिन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन जो है उनको हम डील करने वाले हैं। विटामिन ए जो है उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आता है आपका विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसके बारे में जो है हम नॉर्मल चर्चा करेंगे कि विटामिन डी के क्या काम है, उसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, वो हमें कितना लेना चाहिए, या फिर उसके कौन कौन से जो है रिचेस्ट सोर्स है, इन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो फर्स्टली यदि हमने एक ट्रिक अपनाई थी रथ एक टॉफी, उस अकॉर्डिंग देखे तो हमारे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम आ रहा था कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की जो है मेजरली टू इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है D2 एंड D3। विटामिन डी जो है मेजरली उसके टाइप्स तो 5 होते हैं, बट हमारे लिए उतने टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उसकी 2 फॉर्म्स, कैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल। तो मेजरली यदि हम बात करें कि विटामिन डी के कौन कौन से टाइप है, तो टाइप के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो विटामिन डी जो है उसके मेजरली 5 टाइप होते हैं। इसमें जो है विटामिन D1, जो D1 है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिस्टिरॉल। D1 का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूमिस्टिरॉल। D2 का नाम होता है इर्गोकैल्सिफेरॉल, जैसे कि हम सिंपली कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। कैल्सिफेरॉल इज द D2। देन D3 को हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। इट इज द कोलेकैल्सिफेरॉल। एक के आगे इर्गो वर्ड जुड़ा है, दूसरे के आगे क्या जुड़ा है आपका कोलेकैल्सिफेरॉल। और जो आपका D4 है इट इज द डाई हाइड्रो इर्गोकैल्सिफेरॉल। जो ये इर्गो कैल्सिफेरॉल है इसके आगे आपने क्या ऐड कर दिया है, डाई हाइड्रो। एंड देन लास्ट टाइप आपका है T5, इट इज द साइटोकैल्सिफेरॉल। इट इज द साइटोकैल्सिफेरॉल। तो ये मेजरली जो है आपके विटामिन डी की टाइप्स है कि विटामिन डी जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे टाइप्स कितने होते हैं, मेजरली 5 टाइप्स होते हैं। देन हम बात करें कि विटामिन डी जो है हमारा उसका ब्लड सीरम लेवल कितना होता है, तो इट इज अबाउट 20 to 50 Ng पर डीएल जो है ये इसका ब्लड सीरम लेवल होता है। ब्लड सीरम लेवल के पूछने के चांसेस रेयर होते हैं, बट इनके टाइप्स पूछ सकते हैं कि विटामिन D1 का क्या नाम है, D2 का क्या नाम है, D3 का क्या नाम है, या फिर D4 5 का क्या नाम है। और मेजरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से, इज द D2 एंड D3। ये तो हो गई इसके बारे में बात। बाकी ये जो विटामिन है ये हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। तो सूर्य की किरणों से मिलने की वजह से इस विटामिन को हम बोलते हैं सनसाइन विटामिन। इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं, सनसाइन विटामिन। तो ये तो वैसा आ गया दूसरा नाम कि विटामिन डी को और क्या बोल सकते हैं, सनसाइन विटामिन। विटामिन डी जो है ये जो है आपके रिकेट्स को प्रिवेंट करता है, तो इसलिए अपन इसे बोलते हैं एंटी रिकेट्सियल फैक्टर। इसे हमने कहा क्या बोल दिया, एंटी रिकेट्सियल फैक्टर। मींस एक ऐसा विटामिन जो कि रिकेट्स से हमें बचा रहा है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, एंटी रिकेट्सियल विटामिन। तो ये तो इसके अदर नेम हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। हम जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं कि हम हर एक विटामिन के फंक्शंस पढ़ेंगे, उन फंक्शंस के बेसिस पे ही उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर को डील करेंगे। तो हम बात करें विटामिन डी के फंक्शंस की। विटामिन डी जो है इसके क्या क्या फंक्शंस है, तो विटामिन डी का पहला तो ये फंक्शंस होता है कि ये जो है जीआईटी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। मेजरली इसका कैल्शियम पर ही रोल है। इसको हम बॉन्ड फॉर्मिंग विटामिन भी बोलते हैं, बिकॉज ये बॉन्ड्स को बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मिंग विटामिन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से विटामिन को बॉन्ड फॉर्मिंग विटामिन बोलते हैं, कौन से विटामिन को सनसाइन विटामिन बोलते हैं, कौन से विटामिन को एंटी रिकेट्सियल विटामिन बोलते हैं। तो भाई सब आंसर क्या जाएगा आपका, विटामिन डी। देन हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो इसका फंक्शंस जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के इर्द गिर्द होगा पूरा। मींस पहला तो ये किस पे वर्क करता है, जीआईटी पे। पहला ये वर्क किस पे कर रहा है, जीआईटी पे। और जीआईटी से यह क्या करवाता है, ये जो है आपके इंटेस्टाइन से जो है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। क्या करवाता है, एब्जॉर्ब करवाता है। कैल्शियम को जो है ये एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। कैल्शियम को जो है ये एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है, पिकअप करने का काम करता है। देन हम बात करें, पहला काम तो इसका हो गया कि ये क्या कर रहा है, कैल्शियम को जो है पिकअप करवाने का काम कर रहा है, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। कैल्शियम को जो है ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके बाद दूसरा काम इसका होता है कि कैल्शियम जो है वो बॉडी से बाहर ना निकले, इसलिए ये किडनी पे वर्क करता है। कहाँ पे वर्क करता है, किडनी पे वर्क करता है। इट वर्क ऑन द किडनी। तो पहला तो जीआईटी पे वर्क कर लिया
कि भोजन में जितना कैल्शियम है उसको जो है पिकअप कर लिया जाए। दूसरा इसका काम होता है कि किडनी के ऊपर भी काम किया जाए कि कहीं किडनी जो है वो कैल्शियम को बाहर तो नहीं निकाल रही। तो सेकंड इसका फंक्शन हो जाता है किडनी के ऊपर। और किडनी के ऊपर भी मेजरली किस पार्ट पे होता है, तो होता है यहाँ पे भाई साहब डीसीटी पे। फंक्शंस कहाँ पे होता है इसका, तो इसका फंक्शन होता है डीसीटी पे। तो मेजरली इसके दो काम तो ये हो गए, एक तो किस पे काम कर रहा है, किडनी पे, और दूसरा किस पे काम कर रहा है, ये आपका जीआईटी पे। तीसरा ये काम होता है कि ये जो बोन है हमारी, बोन जो है इसमें मेजरली 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है। ये आपकी कोई बोन है, इसमें मेजरली जो है 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं जो कि बोन को बनाती है, बनाने के लिए हम वर्ड यूज लेते हैं ब्लास्ट। एक को हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। बी से याद में रखना है, बनाने वाली सेल्स। और एक होती है जो कि इसको तोड़ने वाली, अपघटित करने वाली, उसको हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट का मतलब सी से याद रखना है, कट डाउन करना। तो 2 तरीके की सेल है जो कि आपके इसके अंदर बोन के अंदर है। और उसमें भी ओस्टियोब्लास्ट जो है इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका विटामिन डी। तो आपसे पूछ सकते हैं बोन की कौन सी सेल्स पे आपका विटामिन डी वर्क करता है, तो बोन्स की ओस्टियोब्लास्ट सेल पर जो काम करता है वो है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी के 3 काम हो गए। एक तो आपकी जीआईटी से जितना हो सके कैल्शियम को उठा के ब्लड में डालना, किडनी से मेजरली डीसीटी से जो है बाहर जाने वाले कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना। एक तो एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये रीअब्जॉर्ब करना। थर्ड, कैल्शियम को जो है बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना। ओस्टियोब्लास्ट वह सेल जो कि बोन बनाने वाली है, बोन को स्ट्रांग बनाने वाली है, उनको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है, आपका विटामिन डी। देन हम बात करें, ये तो इसके काम हो गए। इनका कौन सा रिचेस्ट सोर्स होता है, तो हम मेजरली ओनली रिचेस्ट सोर्स के बारे में बात करें तो रिचेस्ट सोर्स होता है आपका, आप सोचिए कौन सा रिचेस्ट सोर्स होता है, तो रिचेस्ट सोर्स इज द फिश कॉड लीवर ऑयल। फिश कॉड लीवर ऑयल, ये तो हो गया डाइट में। बट डाइट में आप नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो सूर्य है वो सबसे बड़ा सोर्स है। तो कौन है, यदि हम बात करें डाइट में, खाने में बात करें तो फिश कॉड लीवर ऑयल, और वैसे ही नेचुरल में बात करें कि प्रकृति में कौन है सबसे बड़ा सोर्स है, तो सनलाइट। आप जो है ओनली 5 मिनट, और बेस्ट टाइम मानते हैं कि सुबह के जो पहली किरणें होती है उनके नीचे जो है आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए धूप के अंदर, ओनली 5 मिनट। कितनी देर के लिए, ओनली 5 मिनट। यदि आप जो है सन एक्सपोजर लेते हैं, सन एक्सपोजर का मतलब है आप धूप में खड़े होते हैं, यदि आप ओनली 5 मिनट के लिए धूप में खड़े होते हैं तो उस दिन का कोटा आपका विटामिन डी का पूरा हो चुका है। तो कई बार जो है हम लोग बहाना बना के चले जाते हैं छत पे कि नहीं साहब मैं तो विटामिन डी ले रहा हूँ, तो भाई साहब 5 मिनट काफ़ी है आपके विटामिन डी के लिए। उससे ज़्यादा आप यदि ऊपर खड़े हैं तो वो ऐसे ही डोलने के लिए खड़े हैं, विटामिन डी का उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज 5 मिनट के अंदर आपका विटामिन डी जो है वो आ चुका है। और 5 मिनट भी कौन से बेटर रहते हैं, कहीं किसी भी टाइम आप जाए विटामिन डी मिलेगा, बट सबसे बेस्ट हम मानते हैं कि जो सुबह की मॉर्निंग के टाइम की जो धूप होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो 5 मिनट, ओनली 5 मिनट एक्सपोजर इज जो है 5 मिनट एक्सपोजर जो है वो पूरे दिन के विटामिन डी के कोटे के लिए बहुत है। तो यहाँ तक क्लियर है। रिचेस्ट सोर्स हो गया आपका फिश कॉड लीवर ऑयल, और या फिर हो गया आपका सन। देन हम बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, आरडीए कितना होता है इसका। आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस, आरडीए की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। आरडीए का मतलब होता है कि आप यदि 100 लोगों के ऊपर स्टडी करें जो कि एक जैसा ही काम करते हैं, जो कि एक जैसे ही प्रोफेशन में हैं, जो कि एक जितना ही परिश्रम करते हैं, उन 100 लोगों के ऊपर यदि आप एक स्टडी परफॉर्म करें और आप पता लगाएं कि क्या इन 100 लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट सेम है, यदि उनमें से 97.5 कितने लोगों की, 97.5% लोगों की रिक्वायरमेंट जो आती है, जो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ 97.5% लोग जो है वो इस रिक्वायरमेंट पर अपनी एनर्जी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं इट इज़ द आरडीए। एंड आरडीए जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के द्वारा जारी किया जाता है। टाइम टू टाइम जो है ये अपडेट होता रहता है, टाइम टू टाइम अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग आरडीए जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक आरडीए की बात करें तो इन द केस ऑफ अडल्ट हमें नीड होता है 5 म्यूजी पर डे। विटामिन डी की कितनी जरूरत होती है,
5 म्यूजी पर डे इन द केस ऑफ अडल्ट। इन द केस ऑफ अडल्ट आपका जो है आरडीए कितना होना चाहिए, 5 म्यूजी पर डे। एंड इन द केस ऑफ लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, इन द केस ऑफ लैक्टेशन और प्रेगनेंसी और इन्फेंसी, छोटे बच्चे हैं, इन सब में कितना होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 10 म्यूजी पर डे। तो दो चीजें याद में रखनी है अडल्ट मेल और फीमेल के लिए। अडल्ट मेल और फीमेल के लिए आपका आरडीए कितना होगा, 5 म्यूजी पर डे। एंड फॉर द लैक्टेशन, फॉर द प्रेगनेंसी एंड फॉर द इन्फेंट चिल्ड्रन हमारा जो आरडी है ये डबल हो जाएगा एंड इट इज अबाउट 10 म्यूजी पर डे। तो ये तो हो गया आरडीए रिक्वायरमेंट एंड आपका आरडीए हो गया, सोर्स हो गए एंड फंक्शंस हो गए। अब हम बढ़ते हैं कि यदि आप जो है विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी जो है वो आगे चल के किन किन प्रॉब्लम्स को लीड करेगा। तो डेफिशिएंसी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने बात की विटामिन डी जो है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की हम बात करें तो विटामिन डी क्या कर रहा था, विटामिन डी जो है वो एक तो कैल्शियम को जीआईटी से लेके ब्लड में डाल रहा था, किडनी को भी बोल रहा था कि आप डीसीटी के थ्रू कैल्शियम को यूरिन में मत जाने दीजिए, वापस ब्लड में डालिए। तो वो कर क्या रहा था, ओवरऑल ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था। सेकेंडली वो बोन के अंदर भी कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ा रहा था। तो दोनों काम थे उसके कि एक तो ब्लड के अंदर भी कैल्शियम डालना और एक जो है आपका बोन्स के अंदर भी कैल्शियम डालना। तो इस बेसिस पे मेजरली क्या होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे। और कैल्शियम का बॉडी में कम होना कहलाता है टिटेनी। क्या कहलाता है, टिटेनी। टिटेनी, टिटेनी की कंडीशन आएगी, इट इज द कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। इट इज द कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में एक आपका इन द केस ऑफ हाइपोसिक्रेशन या आप जो है कम ले रहे हैं विटामिन डी, तो उस कंडीशन में पहला तो क्या होगा, टिटेनी होगा। प्लस आप जो है बोन के लिए जो सीमेंट मटेरियल है उसको कम कर रहे हैं, मीन्स आप कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर जमा नहीं कर पा रहे, बोन्स के अंदर जमा नहीं कर पा रहे। तो बोन्स का धीरे धीरे उम्र के साथ जो है थोड़ा थोड़ा वीक हो जाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज द डिक्रीमेंट इन द बोन सीमेंट मटेरियल। बोन का सीमेंट मटेरियल क्या है, बोन का सीमेंट मटेरियल है मेजरली आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस, और वो यदि उम्र के साथ कम हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस। ये तो नॉर्मली हम बोलते हैं, बट यदि स्पेसिफिकली बोले कि ओनली विटामिन डी की कमी से यदि कैल्शियम कम हो रहा है तो हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। यदि अडल्ट्स के अंदर जो है, अडल्ट्स लोगों के अंदर यदि विटामिन डी की कमी है, यदि विटामिन डी की कमी है तो जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है उससे हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, सिंपल सा, और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनेस। क्या मतलब होता है, सॉफ्टनेस। तो सिंपल इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि बोन्स जो है वो सॉफ्ट होने वाली है। बिकॉज बोन्स सॉफ्ट क्यों होने वाली, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैल्शियम को इकट्ठा करने के लिए, बोन्स में डालने के लिए विटामिन डी की जरूरत थी, और इस पर्सन के अंदर विटामिन डी जो है वो नहीं है। देन हम बात करें इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो आपकी बोन जो होगी वो फ्रेजाइल हो जाएगी, फ्रेजाइल बोन हो जाएगी। फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षण भंगुर, हिंदी में हम बोले तो क्षण भंगुर। क्षण भंगुर सिंपल हिंदी वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप जैसे ही थोड़ा सा भी आपको इंजरी हुई है, आप चलते चलते कहीं या चारपाई से भी गिर गए हैं तो भी आप टूट जाएंगे, आपकी हड्डी जो है वो टूट जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेजाइल बोन, क्षण भंगुर बोन, जो एक क्विकली टूट जाती है। इसके अलावा बोन्स जो है वो वीक्स हो जाएगी, बोन्स जो है वो वीक हो जाएगी। प्लस जब आप इन बोन का एक्सरे करवाएंगे तो आपको एक जो है फॉल्स लाइन ऐसे देखने को मिलेगी। फ्रैक्चर नहीं है बट एक फ्रैक्चर लाइन जो है, बहुत ही पतली फ्रैक्चर लाइन दिखने को मिलेगी। तो हम बोलते हैं फॉल्स फ्रैक्चर लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। फॉल्स या फिर सूडो फ्रैक्चर लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। फॉल्स या फिर इसी को हम बोलते हैं सूडो फ्रैक्चर लाइन, फ्रैक्चर लाइन। और ये हमें कब देखने को मिलती है, जब हम इस मरीज का क्या करवाते हैं, एक्सरे।
और इस एक पर्सन के अंदर फ्रैक्चर ना होते हुए भी फ्रैक्चर का दिखना या विटामिन डी की कमी से उसकी बोन के अंदर जो है हल्की हल्की दरारें दिखना कहलाता है मिल्कमैन सिंड्रोम। क्या कहलाता है? मिल्क मैन सिंड्रोम। तो ये तो हो गया आपका ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ए अडल्ट पर्सन। देन हम बात करें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। फ्रेजाइल बोन के अलावा आपको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको स्पाइनल डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाएगी, आप प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, बेंड आप होंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जनरलाइज प्रॉब्लम है। जनरलाइज्ड पेन होना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। बट मेजरली हम बात करें तो यहाँ पर एक सूडो फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलती है जिससे हम बोलते हैं मिल्कमैन सिंड्रोम। ठीक है यहाँ तक। देन हम बढ़ते हैं आगे कि ये तो हो गई अडल्ट की बात। यदि ऐसा बच्चों में हो रहा है, बच्चों के अंदर जो है विटामिन डी की कमी है, तो बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? तो हम बात करें इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर आपके किसकी कमी हो गई है? विटामिन डी की कमी। और इसकी कमी से जो डिजीज अराइज होती है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। बहुत बार सीधा नाम से पूछा जाता है कि रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो सिंपली आपका आंसर जाना चाहिए इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जैसे कि हम सनसाइन विटामिन बोलते हैं, जैसे कि हम बॉन फॉर्मिंग विटामिन बोलते हैं, जैसे कि हम एंटी रिकेट्सियल फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें जो है थोड़े सिम्टम्स चेंज होते हैं। ऑस्टियोमलेशिया में तो क्या था, हमारी बोन्स जो है वो अब जितनी ग्रो करनी थी वो कर चुकी है। एपीफाइजिल प्लेट जो है हमारी वो अब फ्यूज हो चुकी है। अब बोन्स की लेंथ नहीं बढ़ेगी, सिर्फ बोन्स को आप अपगठित कर सकते हैं। बोन्स का जो है आप जो है क्वालिटी को कम कर सकते हैं। वो जितने फिट की होनी थी बोन वो हो चुकी है, वो कम नहीं होगी। तो इन द केस ऑफ रिकेट्स जो है अभी बोन्स बनी नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी है तो पहला आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? बच्चे की जो स्कल बोन है वो बहुत सॉफ्ट होगी, और स्कल बोन का सॉफ्ट होना कहलाता है क्रेनियोटॉप्स। तो इसका फर्स्ट साइन आएगा क्रेनियोटॉप्स। क्रेनियोटॉप्स का मतलब होता है सॉफ्टनिंग और बेंडिंग ऑफ स्कल बोन्स। स्कल बोन्स, यदि जो हमारी स्कल बोन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बेंड होना शुरू हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं क्रेनियोटॉप्स। एंड इट इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ रिकेट्स। इट इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है रिकेट्स से कि रिकेट्स का पहला सिम्टम कौन सा है, सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? तो इट लीड्स टू क्रेनियोटॉप्स। क्रेनियो वर्ड हम क्रेनियल कैविटी के लिए यूज करते हैं और क्रेनियोटॉप्स वर्ड हम यूज करते हैं। इट इज द सॉफ्टनिंग या फिर बेंडिंग ऑफ द स्कल बोन्स। देन हम बात करें इसके अलावा क्या क्या फीचर आते हैं, तो आप एज्यूम कीजिए कि बच्चे की बोनी ग्रोथ कैसे कैसे होती है। बच्चे में बोन्स से टीथ बनते हैं, बोनी टिश्यू से। बच्चे में फोंटानेले क्लोज तभी होंगे जब जो है बोन्स पास में आएगी। तो एक तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोंटानेले जो है वो कब क्लोज होंगे? डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटेनल्स। अब भाई साहब फोंटेनल्स क्या होते हैं? तो फोंटेनल्स होते हैं आपके जो हमारी स्कल बोन है। स्कल बोन जो है न्यू बॉर्न, जो बेबी अभी बॉर्न हुआ है, उसकी स्कल बोन के बीच में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है या एक सूचर जिसे हम बोलते हैं वो जॉइंट होता है, सूचर जॉइंट, जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है। तो ये जो बोन्स है, बाकी वाली बोन्स जो है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, ये हमारी पैराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है। तो ये पैराइटल और फ्रंटल, इनके ये सूचर जो है यहाँ आके खत्म हो गए। इनके बीच में जो ये गैप देखने को मिल रहा है हमें, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इससे ही हम क्या बोलते हैं आपका, इससे हम क्या बोलते हैं? फोंटेनल्स। ये आपकी पैराइटल हो गई, ये पैराइटल हो गई, ये आपकी हो गई दो फ्रंटल हो गई। इस प्रकार से जो है एक डायमंड शेप का जो ये बनता है इसे हम बोलते हैं फोंटेनल्स। फोंटेनल्स क्लिनिकली हमारे लिए उपयोगी दो होते हैं, एंटीरियर फोंटेनल्स और पोस्टीरियर फोंटेनल्स।
एंटीरियर फोंटानल्स जो होता है वो आपका डायमंड शेप का होता है, जबकि पोस्टीरियर फोंटानल्स जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंटीरियर फोंटानल्स जो है वो 1.5 साल में क्लोज होता है, फ्यूज होता है, जबकि पोस्टीरियर फोंटानल्स जो है वो 1.5 महीने में क्लोज होता है। तो इन द केस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी ये टाइमली क्लोज नहीं हो पाते। ठीक है, तो पहला तो सेकंड आ गया कि डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटानल्स। थर्ड इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर डिलेड डेवलपमेंट ऑफ टीथ। डिलेड डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बिकॉज इन्हें भी बनने के लिए बोन्स की जरूरत है, तो बोनी टिश्यू जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, तो टीथ भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। इसके अलावा जो है कुछ साइन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लासिकल साइन ऑफ द रिकेट्स। इस पर्सन में क्या हो जाता है, जो घुटने हैं, नी जॉइंट जो है, इनके बीच में दूरी बढ़ जाती है, इनके बीच में दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और पर्सन कैसा दिखने को मिलता है हमें, इट्स लुक लाइक बो, धनुष के जैसा पर्सन जो है वो देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं इट इज द बो लेग्स। लेग्स कैसे हो चुके हैं, धनुषाकार। इट इज द बो लेग्स, लेग्स कैसे हो चुके हैं, धनुषाकार। दूसरी इसमें डिफॉर्मिटी क्या आती है कि इसके उल्टा जो ये हो जाता है कि जो आपके जो नी जॉइंट है वो बिल्कुल पास में आ गए हैं, और एंकल जॉइंट के बीच में जो है वो दूरी आ गई। पैर इस प्रकार से जब पर्सन चलता है तो नी जॉइंट जो है वो आपस में टच करने लगते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉक नी। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉक नी, नॉक नी। और इसके अलावा रिब्स की डिफॉर्मिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं पिजन चेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पिजन चेस्ट। इसका मतलब होता है कबूतर। कबूतर के जैसा जो है चेस्ट कहाँ हो जाता है, किस कंडीशन में हो जाता है, इन द केस ऑफ रिकेट्स। इन तीनों को हम बोलते हैं क्लासिकल साइन ऑफ रिकेट्स, कि ये तीनों जो है रिकेट्स के जो है कैसे साइन है, क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिकेट्स के क्लासिकल साइन कौन कौन से हैं, तो ये तीनों चीजें आपको लर्न करनी है कि ये तीनों चीजें जो है क्लासिकल साइन ऑफ रिकेट्स के अंदर कैटेगराइज होती है। इसके अलावा ये भी बोन वीक होगी तो फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे। चांसेज ऑफ फ्रैक्चर इज मोर। इसमें भी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज आ सकती है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, ETC। ऐसे हम कई सारे सिम्टम्स जो है अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, जनरलाइज्ड पेन, बेंडिंग पे पेन, तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें ऐड हो सकती है। हमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, हम विटामिन डी को रिवाइज कर लें। विटामिन डी जो है इसकी मेजरली 5 टाइप होती है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो 2 होती है। इट इज़ द कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल, D2 और D3। ठीक है, ये विटामिन जो है ये हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, इसलिए इसे हम सनसाइन विटामिन बोलते हैं। ये विटामिन जो है ये रिकेट से प्रिवेंट करता है, इसलिए हम एंटी रिकेट्सियल विटामिन बोलते हैं। यह विटामिन जो है हमारे को हमारी जो बोन्स है उनकी ग्रोथ करवाता है, या उनके अंदर सीमेंट मटेरियल को डिपॉजिट करवाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बोन फॉर्मिंग विटामिन। देन नेक्स्ट बात आ गई कि ये विटामिन के काम क्या क्या है इस विटामिन के। तो भाई साहब, एक तो GIT पे काम करेगा, GIT से कैल्शियम को ले लेगा। एक किडनी पे काम करेगा, DCT पे, वहां से कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देगा। और तीसरा काम करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसे हम बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऐसी सेल्स जो कि बोन को बना रही। ठीक है, देन हम बात करें इनके रिचेस्ट सोर्स की। भाई साहब, सूर्य देवता रिचेस्ट सोर्स है। उसके अलावा खाने की बात करें तो फिश, कॉड, लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स। फिर हमने बात की कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है एक अडल्ट मेल और फीमेल में 5 म्यूजी पर डे होनी चाहिए। यदि हम बात करें स्पेशल कंडीशन की, इन्फेंसी, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, इसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, इट इज अबाउट 10 म्यूजी पर डे। देन हम बात करें कि इसके अलावा इसकी कमी से क्या होता है, तो भाई साहब इसकी कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया इन द अडल्ट। जो
बड़े लोग हैं जो कि जिनकी एपिफाइजियल प्लेट जो है वो क्लोज हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है, जिनमें अब हाइट बढ़ेगी नहीं, उनमें यदि विटामिन डी कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बोन्स वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल बोन हो जाएगी, और जब उस व्यक्ति का हम एक्सरे करवाएंगे तो हमें एक फॉल्स या फिर सूडो फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क मैन सिंड्रोम। देन हम बात करें यदि ये बच्चों में कम है तो क्या होगा, यदि बच्चों में इसकी कमी है तो उसकी वजह से होता है आपका रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, स्कल की बोन जो है वो सॉफ्ट रह जाती है और वो जो है इजीली बेंड होना शुरू कर जाती है, और उसे हम बोलते हैं क्रेनियोटॉप्स। और क्रेनियोटॉप्स इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, या फिर अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। देन हम बात करें नेक्स्ट कि भाई साहब ये हो गया, इसके अलावा और क्या क्या होगा, तो कि 3 क्लासिकल सिम्टम जो है वो रिकेट्स में और देखने को मिलेंगे हमें। कौन कौन से, तो एक तो जो है घुटने आपस में दूर चले जाएंगे, इसे हम जो है इन दोनों टर्मिनोलॉजी को, बॉल एग्स और नॉक नी को हम जीनू वैरम और जीनू वल्गस के नाम से भी जानते हैं। वह रम पी के घुटने दूर जाएंगे तो बोविंग ऑफ द लेग को हम क्या बोलते हैं, जीनू वैरम। जबकि नॉक नी घुटने पास कब में आएंगे, जब जीनू वलगम, गम में क्या होता है चिपकना, तो घुटने जब आपस में चिपकने लग जाए तो जीनू वलगम, गम मीन्स चिपकना, रम मीन्स दूर जाना, तो जीनू वैरम, वैरम में बोव ऑफ द लेग की कंडीशन आएगी, जबकि जीनू वलगम की कंडीशन में, गम की कंडीशन में घुटने पास में आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट कंडीशन आएगी पिजन चेस्ट, इट इज द, इसमें क्या होता है, कबूतर के जैसा चेस्ट हो जाता है। तो ये सभी चीजें जो आपको देखने को मिलती है। बाकी चांसेज ऑफ फ्रैक्चर जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और स्पाइनल डिफॉर्मिटी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, और इसको ट्रीट करने के लिए जो है हम 10 म्यूजी पर डे जो है विटामिन डी का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मेजरली अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, पर ऐसी महिलाएं जो कि पर्दे में रहती है या ऐसे कल्चर को फॉलो करती है जहां उनको बाहर निकलना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो उन कंडीशन में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। नहीं तो हम यदि 5 मिनट भी धूप में खड़े हो जाए तो एक दिन का विटामिन डी जो है वो लेके ही लौटते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द विटामिन डी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की ओर, विटामिन ई। इट इज द विटामिन ई। विटामिन ई, तो आप लोग सोचिए विटामिन ई, हमारी एक ट्रिक रथ एक टॉफी के अनुसार विटामिन ई का नाम क्या था, ABCDE, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी के अनुसार विटामिन ई का नाम जो है वो क्या होना चाहिए। विटामिन ई जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो है ये महिलाएं अपने सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग ज्यादा करती है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम पहले क्लास में जो है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारे विटामिन है ए, सी और ई, ये इस प्रकार से सबसे वीक होता है ए, फिर होता है सी, फिर होता है ई। ई इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और यदि आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो आपकी जो स्किन है उसमें निखार आता है। और ज्यादा लोग इसे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में यूज करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या बोल देते हैं हम इसको, इसी का दूसरा नाम क्या दे दिया हमने, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, प्लस यदि आप 25 साल के हैं और आप चाहते हैं कि मैं नहीं इससे भी छोटा दिखूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ब्यूटीनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और ब्यूटीनेस को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। तो इसको हम बोलते हैं एंटी एजिंग विटामिन। इसी विटामिन को हम क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग विटामिन। ठीक है, महिलाओं में तो ये सुंदरता को बढ़ा रहा है, बट पुरुषों की सुंदरता, रिप्रोडक्शन को भी ये मेंटेन करके रखता है। पुरुषों में रिप्रोडक्टिव साइकिल को नॉर्मल चलाने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। यदि विटामिन ई नहीं है तो पुरुष जो है वो स्टेराइल हो जाते हैं। तो इसलिए स्टरलिटी को बचाने वाला विटामिन, स्टरलिटी को प्रिवेंट करने वाला विटामिन है, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टरलिटी विटामिन। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसको हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, किसको हम एंटी एजिंग विटामिन बोलते हैं,
या फिर किसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। देन हम बात करें यह विटामिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो फंक्शन इसका ये हमने देख लिया कि ये क्या होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा इसका काम होता है कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, या नॉर्मल मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए जो है इसकी जरूरत रहती है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? ये जो है स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है। हमारी स्किन जो है ये कंटिन्यू रहे, रफ ना हो, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका विटामिन ई। इसके अलावा जो है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम कौन भी करता है? आपका विटामिन ई। इसके अलावा एक और काम होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये इसके फंक्शंस है मेजरली, जिसको आपको लर्न करने हैं कि कौन कौन से फंक्शंस जो है वो विटामिन ई जो है वो परफॉर्म करता है। देन हम बात करें आगे कि ये तो इसके काम हो गए, इसके अलावा इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होगा, या सबसे ज़्यादा हमें विटामिन ई जो है वो किस में मिलेगा? कहीं ये सरसों के तेल में तो नहीं है, क्योंकि बचपन में जब आपकी माताजी आपके चेहरे के ऊपर वो सरसों का तेल लगा दिया करती थी तो हमें लगता था कि हम इसी से खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ये जो है मेजरली जो है आपके ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑयल्स में। एंड द सनफ्लावर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स। रिचेस्ट सोर्स इसका कौन सा है? द रिचेस्ट सोर्स इज द सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कुसुम का तेल। किसका तेल है? कुसुम एक फूल होता है, उसका जो तेल है वो इसका रिचेस्ट सोर्स होता है। देन हम बात करें कि इसकी आरडीए कितनी होती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका कितना होता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस की बात पे, यह नॉर्मल अडल्ट मेल और फीमेल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है 25 mg पर डे। कितनी हो गई आपकी? 25 mg पर डे। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है आपकी 25 से बढ़कर 30 mg पर डे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि इन द केस ऑफ अडल्ट मेल और फीमेल विटामिन ई की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 25 mg पर डे, और इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 30 mg पर डे। देन हम बात करें, हम यदि ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कौन कौन सी कंडीशन अराइज होने के चांसेज है। यदि आप विटामिन ई जो है वो प्रचुर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो पुरुषों के अंदर क्या हो जाएगा? स्टेरिलिटी। पुरुष जो है उनके अंदर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होगी? पुरुषों के अंदर क्या हो जाएगा? स्टेरिलिटी, बांझपन आ जाएगा। महिलाओं के अंदर क्या हो जाएगा? एक्ने, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और आरबीसी की मेम्ब्रेन मेंटेन नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस। ये प्रॉब्लम्स जो है ये मेजरली अराइज होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से मेजरली यह प्रॉब्लम्स जो है ये अराइज होती है। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन ई। यदि हम इसको क्विकली रिवाइज करना चाहें, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वह पदार्थ होते हैं, वह आपके सब्सटेंसेज होते हैं जो कि आपके अंदर फ्री रेडिकल्स के अमाउंट को कम करे। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है जो कि किसी चार्ज के साथ घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम लेके घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेके घूम रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उनको सेटल करने का काम करते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट। और विटामिन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? आपका है विटामिन ई। देन हमने बात की कि इसके क्या काम हो सकते हैं। तो एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट है इसीलिए ये ब्यूटी को बढ़ाता है।
इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ब्यूटी विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये ब्यूटी बढ़ाएगा, तो हमें लगेगा कि ये पर्सन छोटा दिख रहा है, तो इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं इट इज एंटी एजिंग विटामिन। मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल नॉर्मल चले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज द एंटी स्टरलिटी विटामिन। हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है बिकॉज ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड को बनाने का काम करता है, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो इन सब कंडीशंस की वजह से जो है हम बोलते हैं कि यह विटामिन जो है ये एंटी स्टरलिटी विटामिन है, ये एंटी एजिंग विटामिन है, ये ब्यूटी विटामिन है। यदि इसकी आप प्रॉपर अमाउंट, सनफ्लावर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स, और यदि आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो इसकी कमी की वजह से आप में क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, तो इसकी कमी की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे हम बोलते हैं स्टरलिटी या फिर हीमोलाइसिस या फिर एक्ने। इट इज ऑल अबाउट द विटामिन ई। अब लास्ट हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन बच जाता है विटामिन के। कौन सा बच जाता है, विटामिन के। ऑन द बेसिस ऑफ रथ एक टॉफी, विटामिन के का नाम आता है आगे फाइलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। बट इसमें जो है विटामिन के जो है इसकी 3 फॉर्म पाई जाती है, फिलोक्विनोन, मीनोक्विनोन एंड मीनोडोन। 3 फॉर्म होती है, फाइलोक्विनोन, मीनोक्विनोन एंड मीनोडोन। ये जो सोर्स है, फर्स्ट वाला सोर्स है, इसे बोलते हैं K1, इट इज द K2 एंड इट इज द K3। K3 जो है ये हम खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं, इट इज द सिंथेटिक फॉर्म, इट इज द सिंथेटिक फॉर्म। K2 जो है ये हमारे अंदर के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं, तो ये जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, बैक्टीरियाज के द्वारा। बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं कोलोन में। K1 जो है ये मेजरली हमें मिलता है प्लांट सोर्स से। कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्स से। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि विटामिन के की कितनी फॉर्म होती है, तो विटामिन के की फॉर्म होती है 3। कौन कौन सी, तो होती है K1, K2 एंड K3। K1 जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन, K2 का होता है मीनोक्विनोन और K3 का होता है मीनोडोन। मीनोडोन इज द सिंथेटिक फॉर्म, मीनोक्विनोन इज द बैक्टीरिया फॉर्मिंग फॉर्म। हमारे अंदर कुछ सहजीवी होते हैं जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाते हुए हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं, हमारे कोलोन के अंदर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरिया सहजीवी, और उनके द्वारा बनाया जाता है विटामिन K2। और एक होता है प्लांट सोर्स से प्राप्त हमें, उसे हम बोलते हैं K1। तो ये तो हो गया आपके विटामिन की टाइप। इस विटामिन को हम एंटी क्लोटिंग विटामिन या एंटी हेमरेजिक, इसको हम क्लोटिंग विटामिन या फिर एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन। देन हम बात करें इस विटामिन के फंक्शंस के बारे में। यह विटामिन जो है ये कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, कौन कौन से काम परफॉर्म करता है। तो आप सोच के बताइए कि इस विटामिन के क्या क्या काम जो है वो हो सकते हैं। इस विटामिन के क्या क्या काम जो है वो हो सकते हैं। यह विटामिन जो है यह एक काम करता है, हमारे जो क्लोटिंग मैकेनिज्म होती है उसमें एक प्रोसेस चलता है। जैसे हमें चोट लगी, एक सब्सटेंस होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट होना होता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। और ये आगे थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करवाता है फिब्रिन में, और इस फिब्रिन को हम बोलते हैं इट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्लोटिंग। मीन्स यदि हमें चोट लगी है तो एक सीक्वेंस चलता है क्लोटिंग का, उसमें प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना होता है। यह थ्रोम्बिन जो है आगे जाकर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन में यहाँ पर रोल होता है हमारे विटामिन के का। तो कई बार पूछा जाता है कि ब्लड क्लोटिंग की किस मैकेनिज्म में, किस स्टेप में जो है विटामिन के हेल्पफुल है, तो ब्लड क्लोटिंग में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्जन में जो है आपका ये हेल्पफुल है। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोटिंग क्या है, फिब्रिन है। देन हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 0.03 mg पर kg बॉडी वेट जो है वो आपकी पर kg बॉडी वेट पर डे जो है इसका होता है RDA। क्या होता है इसका, RDA। सेकंड हम बात करें इसका रिचेस्ट सोर्स, तो इसका रिचेस्ट सोर्स कुछ भी नहीं होता,
इसका जो गुड सोर्स होता है वो होता है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या होता है भाई साहब? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी या ये कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर को आगे जाके ट्रिगर करता है, तो यह जो है 2, 7, 9 और 10 जो है क्लोटिंग फैक्टर को बनाने में हेल्पफुल होता है। इसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली नहीं देखी जाती है अडल्ट्स के अंदर, बिकॉज हमारे खुद के कॉलोनिक बैक्टीरिया जो है वो विटामिन के बना रहे हैं। यदि किसी कारणवश जो है विटामिन के नहीं बन पा रहा है, या हमने ऐसी कोई मेडिसिन ले ली है जिन्होंने की है उस कॉलोनिक बैक्टीरिया को किल कर दिया है, या फिर इन्फेंट जो है न्यूबॉर्न जो है उनकी कोलोन जो है वो स्टेराइल होती है, उनकी इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होता है, तो जब तक बैक्टीरिया डेवलप ना हो तब तक जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में जो है हम विटामिन के को रिप्लेस करते हैं। कोई स्पेसिफिक डिजीज का नाम नहीं है, इससे क्लोटिंग ज़्यादा होगी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इट इज़ ऑल अबाउट द विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन थे। अगली क्लास में हम डील करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। थैंक यू।